नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करेंगे। राष्ट्रपति एक परंपरा है, ये बजट सत्र से जब भी कभी हाउस चालू होता है, बजट सत्र खासकर, तो उससे पहले प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं और ये है एक इंपॉर्टेंट सेशन है। पहला सत्र कहा जा सकता है। बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है क्योंकि हाल ही में लोकसभा का गठन हुआ है, सरकार बने 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। खैर चलिए हम चर्चा करेंगे अभिभाषण की और अभिभाषण में क्या खास बात रही है, मैं आपको मजमून के जरिए दिखाऊंगा। फिर चर्चा करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में हैं। फूलचंद जी हमारे साथ में हैं, किसान नेता जो जन टीवी पर आप देखते रहते हैं। अशोक सिंह जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं। भंवर सिंह जी सीपीएम नेता हमारे साथ में हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिभाषण की शुरुआत करते ही सभी सांसदों को बधाई दी। साथ ही कहा कि संसद को संबोधित करते हुए उनको खुशी हो रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि मतदाताओं ने दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ाई है। खासतौर पर महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा मतदान किया, जो कि सराहनीय कदम रहा है। वहीं इसे विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का जनादेश बताया। इससे आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नया भारत रविंद्रनाथ टैगोर के आदर्श भारत के उस स्वरूप की ओर आगे बढ़ेगा जहां लोगों को चित्त भय मुक्त हो और आत्मसम्मान से उनका मस्तक ऊंचा रहे। इस दौरान 2014 से पहले का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 से पहले निराशा का माहौल था, तो वहीं केंद्र सरकार की विजन में देश के प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध करने की बात भी रखी। वर्ष 2022 तक देश के किसान की आय दुगनी हो सके, इसके लिए पिछले 5 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए। एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला हो या फूड प्रोसेसिंग में 100% एफटीआई को मंजूरी, दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो या फिर फसल बीमा योजना का विस्तार, सायल हेल्थ कार्ड हो या फिर यूरिया की 100% नीम कोटिंग, मेरी सरकार ने किसानों की ऐसी छोटी बड़ी आवश्यकताओं को समझते हुए अनेक फैसले लिए हैं। साथ ही 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन को जरूरी बताया, ताकि देश में हर बहन बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित हो सके। किसान और छोटे व्यापारियों को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, इसके लिए सरकार उनके लिए पेंशन योजना शुरू की है। कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय किया गया है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जल संरक्षण के लिए आने वाले समय में काम करने का वादा किया है और कहा कि अपने बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए जल बचाना होगा, इसलिए इस बार जल से जुड़ा मंत्रालय बनाया गया। नया भारत सरकार का संकल्प है। किसानों के लिए पेंशन योजना, हर किसान को किसान सम्मान निधि, वीर जवानों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई गई है। साथ ही राज्य में पुलिस के जवानों के बेटे और बेटियों को भी इसमें शामिल किया गया। 122 आकांक्षी जिलों के व्यापक विकास की धारणा भी रखी। नेशनल डिफेंस फंड से वीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी गई है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही छोटे दुकानदारों और रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक अलग पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना का लाभ देश के लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा। राष्ट्रपति ने आने वाले दिनों में ब्लैक मनी के खिलाफ अभियान को तेज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक 3.50 फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है। 146 देशों से काले धन को लेकर जानकारी मिल रही है। भगोड़ों के खिलाफ कानून बना है और फिर पुलवामा हमले के बाद कार्रवाई पर कहा कि हमने अपनी क्षमता प्रदर्शित की है। घुसपैठ से जूझ रहे इलाकों में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के जरिए इस समस्या से निपटा जाएगा। घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। इसके अलावा आस्था के आधार पर पीड़ितों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सुरक्षा माहौल देने के लिए सरकार निष्ठा के साथ काम कर रही है। इस तरह से अभिभाषण में राष्ट्रपति ने हर वर्ग को छूने का प्रयास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने मजमून देखा। हमेशा किसी भी राज्य के विधानसभा से पहले गवर्नर का जो स्पीच होता है, वह स्पीच उस प्रदेश की सरकार का एक आईना होता है। सरकार क्या करना चाहती है, वो विजन अपना प्रस्तुत किया जाता है महामहिम के माध्यम से।
और इसी तरह से जब पार्लियामेंट में बजट जब सेशन आता है तो उससे ठीक पहले इसी तरह से राष्ट्रपति महामहिम के जरिए ये अपना एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, वो सरकार पेश करती है। चलिए, हमारे साथ फूलचंद जी इस वक्त हैं। फूलचंद जी, 2022 तक किसान की आय दुगनी होगी, किसान को उसका हक मिल सके, सरकार का यह दावा है कि वचनबद्ध है। पेंशन योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो या दूसरी योजनाएं जो हैं वो हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश की बात भी कही जा रही है। ये तमाम जो पहलू हैं किसान के उत्थान के लिए जरूरी और ऐसे कदम बताए जा रहे हैं सरकार की ओर से जिससे किसान की स्थिति बदल सकेगी। देखो, सबसे पहली बात यह है कि किसान निधि जो दे रहे हैं 6,000 रुपए, मेरे किसान की अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पाए अभिभाषण में कि मेरे किसान की आय क्या है। दूसरा, पेंशन की बात आप कर रहे हो, तो वो पेंशन वाली जो बात है वो 3,000 रुपए पर मंथ मेरे किसान को 20 साल बाद मिलेगी, क्योंकि वो 18 से 40 उम्र तक के लोगों का प्रीमियम कटेगा, 55 या 100 रुपए जो भी है। अब वो जब कट के वो किसान मेरा जब 60 साल का हो जाएगा, उसके बाद में मुझे उस पेंशन का लाभ मेरे किसान को मिलेगा। पर जो आज मेरा किसान 60 साल का है उसको क्या दे रहे हैं? उसको पेंशन के नाम पे मेरे को अभी तक इस अभिभाषण में कुछ दिखा नहीं। जैविक खेती की जो बात कर रहे हैं अपन, जैविक खेती की अपन बात करते हैं, उधर यूरिया की उपलब्धता बात करते हैं, तो यूरिया को बिल्कुल बंद करके ही अपन जैविक खेती पे आ सकते हैं। और जैविक खेती जब ही अपन सक्सेसफुल कर पाएंगे जब इस डीएपी और यूरिया को बंद कर पाएंगे। उसके लिए मेरे किसान को आप क्या प्रोत्साहन करने जा रहे हो? उसको वो जैविक खेती पैदा करने वाले जैविक खेती के जरिए, क्योंकि हम जो जैविक खेती की जो बात कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन पैदावार काफी कम है यहां, लेकिन कंजम्पशन भी बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ पे पैदावार बढ़ाने के लिए ही खाद लेकर के आ गया था रासायनिक, कि जिससे हमारे यहाँ खाद की वजह से बढ़ सके, लेकिन अब बीमारियां इतनी आने लग गई, इस वजह से लोगों में थोड़ा डर भी होने लग गया कि नहीं, ये गैर जरूरी है। तो यहां कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको विकास की यात्रा के साथ साथ उसके खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि जैविक खेती हो। गाय भैंस का दूध भी शुद्ध नहीं है, वजह साफ है कि जब यूरिया खाद खाया जा रहा है, उसका चारे में भी यूरिया आ रहा है, तो शुद्ध कहां से होगा। लेकिन अभी बात खपत की भी है कि जब आप इतना कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट, तो फिर वो आएगा कहां से? उसके लिए आपने जो जल प्रबंधन की बातें की है, उस जल प्रबंधन को जल्दी से जल्दी करके, जो अपनी लैंड पड़ी है जो केवल बरसात पे डिपेंड करती है, अगर उस लैंड को पानी दे दिया जाता है और वहां जैविक खेती का उपयोग किया जाता है तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा, अपन को एक चीज पे और सोचना पड़ेगा कि अपन अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल करने की बातें भी अपन को डिबेट में लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज मेरा किसान ही इतना छोटा सा किसान हो गया, कई लाखों में इनकम टैक्स दारी तो नहीं बन पाया, पर उसका एरिया घट के एक टाइम सीलिंग थी कि इस जमीन से फालतू जो जमीन होगी उसका बंटवारा होगा। आज दुर्भाग्य से मेरे किसान के पास बंटवारा होते होते वो बीघा, आधे बीघा, हेक्टर तक आ गया। अब तो मकान बनाने जितना सा रह गया। तो आने वाला टाइम किसान अपनी मेहनत से चले, लेकिन सरकार ने विजन दिखाया है, राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा है, तो कहीं तो सरकार पे भरोसा करेंगे आप? नहीं, भरोसा कर रहे हैं ना। मेरे किसान ने मत दिया था 3,000 रुपए पेंशन पे, मेरे किसान ने मत दिया था वो 6,000 पे, उस पे मत दिया है, तो उस 3,000 जो 60 साल का आज मेरा किसान 61 साल का हो रहा है, उसके सम्मान में उस पेंशन को तो लागू करें। और पीछे से जो आ रही है, आप जो मैं आज अखबार पढ़ रहा था उसमें 6,000 में से आप 1,200 रुपए काट रहे हो पेंशन के नाम पे, वो काटो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरा जो आज की तारीख में जो किसान 3,000 का हकदार है उसको तो कम से कम उसको सम्मान नहीं देंगे। आऊंगा आपके पास में। चलिए, भंवर सिंह जी हमारे साथ में। भंवर जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, एक बात बड़ी कोट करके कही गई है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए कि उनके सपनों का भारत, जो भय मुक्त भारत देखना चाहते थे, उस भारत को बढ़ाने की पहल की जाएगी। सरकार भय मुक्त वातावरण का दावा कर रही है। भगत सिंह के भारत को बनाने की बात करनी चाहिए ना, कि जहां शोषण ना हो इंसान के द्वारा इंसान का।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री जारी भी नहीं की, अपनी तरफ से कोई लिखा भी नहीं है बहुत ज्यादा कि कैसा भारत होना चाहिए, लेकिन भगत सिंह ने जरूर लिखा है कि एक कैसा भारत होना चाहिए कि इंसान के द्वारा इंसान का शोषण नहीं होना चाहिए, वो मुक्त होना चाहिए। तो वैसा भारत क्यों नहीं बनाते? भगत सिंह की बात क्यों नहीं करते, जिसने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो बहुत बड़ी कुर्बानियां कोई दी नहीं है, वो ठीक है, एक बहुत है, नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिला है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए काम किया, जो कैसा भारत चाहते थे, वो भारत की कल्पना जो वो कर रहे थे, वैसा भारत होना चाहिए। देखिए, मैं इस बात को खारिज नहीं करता कि भगत सिंह जी का आजादी के आंदोलन में कोई रोल नहीं था, बिल्कुल बहुत बड़ा अहम रोल था, मैं खुद सैल्यूट करता हूं उनको। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर एक लेखनी के धनी थे, वो हम उनकी उपलब्धियां और उनका जो योगदान था उसे खारिज भी नहीं कर सकते। नहीं, वो लेखक के रूप में मैं नहीं खारिज कर रहा हूं कोई, लेकिन मैं कहता हूं भगत सिंह ने बहुत कुछ लिखा है, उसको पढ़ना चाहिए। वो कैसा भारत चाह रहे थे वो लिखना, वो हमको अपनाना चाहिए, वो थ्योरी पे हमको जाना चाहिए। लेकिन हम वही भारत है जो अंग्रेजों के समय भारत था, गुलाम बनाओ, लोगों को बेवकूफ बनाओ। जैसे अभी आप उनसे पूछ रहे थे, ये जो पेंशन योजना ये बेवकूफ बनाने की योजना है। मैं आपको बता दूं, इसमें 55 रुपए मेरे लेंगे, 55 रुपए सरकार मिलाएगी, वो LIC के द्वारा जो इकट्ठे किए जाएंगे, और LIC पे बर्डन डाला जा रहा है कि तुम्हारी जो जमा पूंजी है ना, देश के अंदर लोगों के द्वारा जो तुमने इकट्ठी की है, जो मुनाफा तुमने कमाया वो तुम दो। वो किसी प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं कह रहे? ICICI बैंक को क्यों नहीं कहते? HDFC को क्यों नहीं कहते? वो LIC को ही कह रहे हैं। उसको डुबाने में उतारू है कि उसको भी बर्बाद करेंगे। जिस तरह से भारत के नवरत्न अभी सेल को बेच रहे हैं, ये जो नेहरू के द्वारा लगाए गए हमारे प्रतिष्ठान, जो देश की नाक थे, जो देश का गौरव थे, जी इन्होंने बनाया क्या अभी तक देश के लिए? इन्होंने तो बीजेपी ने कुछ बनाया ही नहीं। ये मोदी जी केवल भाषणबाजी कर सकते हैं, बनाया क्या इन्होंने देश के लिए बता दे मेरे को। एक मूर्ति बनाई है जरूर ले जाके वल्लभ भाई पटेल की, देश के लिए जरूरत किस बात की है? आज सेल को बेच रहे हैं। आप नरेंद्र के कार्यकाल को खारिज कर रहे हैं, लेकिन जनता ने नहीं कुछ हुआ ही नहीं 5 साल में। अगर उनको वोट मिले पुलवामा की वजह से मिला, उनके जनता ने दूसरी जनता ने वोट किया केवल पुलवामा के लिए, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद जो तैयार किया गया इस समय, जो एंड वक्त पे उनको मालूम था मैं हारने जा रहा हूं। अगर पुलवामा हमला नहीं होता तो हार सुनिश्चित थी, ये निश्चित बात मान के चलिए। अब देश को पता चल रहा है बुखार से बच्चे मर रहे हैं, प्रधानमंत्री का बयान नहीं है। क्यों? वो गरीब के बच्चे हैं, उनको वोट मिल चुके हैं, अब उनको तकलीफ नहीं है। आज जो गरीब के 140 बच्चे जिन घरों से गए वहां मिलने गए प्रधानमंत्री, लेकिन वहां नौटंकी करने चले जाते हैं जाकर के। आज गुजरात के सूरत में बच्चे कैसे गिर गिर के मर रहे थे। आज हमारे पास एक सीढ़ी नहीं है देश के अंदर कि उन बच्चों को बचा सकते थे। क्या भारत का विकास बोल रही है? एक सीढ़ी नहीं है नगर निगम के पास में, फायर ब्रिगेड के पास, जो बच्चों को जिंदा बचा सकती थी। जाल नहीं लगा पाए, बच्चे कूद कूद के मर गए आग से। अरे शर्मनाक है देश के लिए, दुनिया के पैमाने पर अगर देखा जाए। कहां विकास है हमारा? मुझे बताइए आप, कौन सा विकास कह रहे हैं आप? आ रहा हूं आपके पास में, अभी आ रहा हूं। चलिए, नासिरा जी हमारे साथ में है, जमाते इस्लामी हिंद की सेक्रेटरी हैं और विमेन विंग से ताल्लुक रखती हैं। बेटा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रेसिडेंट ने जो सरकार का डॉक्यूमेंट एक पेश किया है पार्लियामेंट में, उसमें कहा है कि कुप्रथा के रूप में बताया है हलाला और 3 तलाक को। देखिए, इस इशू पे कई बार ये इशू उठाया गया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। हम उसकी सफाई भी पेश करते रहे हैं, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा है। असल में क्या है कि लिखित रूप में कहीं भी ये चीज मौजूद नहीं है कि हलाला नाम की कोई चीज है। अब ये लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए तरह तरह की ये चीजें बना ली हैं। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में ये है कि अगर कोई पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है और वो पहले कोशिश करेंगे कि आपस में समझौता कर लें, लेकिन अगर वो समझौता नहीं होता है तो फिर कहते हैं कि अपने अपने खानदान में से इंसाफ पसंद एक एक व्यक्ति को बुलाया जाए और सलाह की कोशिश की जाए। अगर फिर भी सलाह नहीं होती है तो 1 महीने में 1 तलाक दी जाए, फिर दोनों को सोचने का टाइम मिल जाता है। फिर दूसरे महीने में अगर लगता है कि नहीं अभी भी हमारी नहीं बन सकती है तो दूसरी तलाक दें, और उसके बाद भी फिर 1 महीने और वेट करें, तो ताकि उनको जो दिमाग में उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी क्लियर हो जाए। उसके बाद तीसरी बार ये है कि अगर फिर भी उनको लगता है कि नहीं हमारी बनती है तो फिर वो अलग हो जाएं, या फिर वो इरादा कर लें कि हमें हमेशा साथ रहना। अब इस बीच में अगर बाय द वे तलाक हो जाती है तो फिर ये कहा गया है कि अब वो दोनों एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन उसका एक तरीका ये है कि अगर वो लड़की
कहीं दूसरी जगह शादी कर लेती है और वहां पर उसका पति मर जाता है या उसको तलाक दे देता है और वो बिल्कुल अकेली तन्हा हो जाती है, तो ऐसी सूरत में ये प्रावधान है कि फिर वो पहले वाले पति से आपसी समझौता करके वापस शादी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो पहले दूसरी जगह शादी हो और वहां निभाने की कोशिश करें, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं कि जो झूठ मूठ कोई भी पति बन गया और उससे एक रात उसके साथ रह ली और फिर उसने तलाक दे दी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चला रखी हैं और इसको समाज, ये कुप्रथा है और समाज में सब लोगों को मिलकर इसको खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था इस्लाम में नहीं है। इस्लाम को लेकिन सरकार ने भरोसा जताया कि हम उसमें बिल लेकर के आएंगे और इस कुप्रथा को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल होनी चाहिए, प्रथा को खत्म होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं जी, उनकी दुकानें बंद न सिर्फ बंद करनी चाहिए बल्कि उन्हें सजा भी दी जानी चाहिए। चलो, अशोक सिंह जी हमारे साथ भाजपा नेता इस वक्त है। अशोक जी, फूलचंद जी का कहना है कि सरकार पे भरोसा तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार बहुत ज्यादा चीजों को घुमा फिरा करके किसान को गुमराह करके वो लाभ देना चाहती है। और भंवर सिंह जी जो सीपीएम लीडर हमारे साथ में, उनका सीधा आरोप है कि विकास के पैरामीटर बिल्कुल नहीं है। आज भी जुमलों की बात कर रही है सरकार। देखो, फूलचंद जी सही कहा कि किसानों के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सरकारें कोई भी आई हो, किसानों के लिए प्राथमिकता में किसान रहा है और उनके लिए योजनाएं भी बनाती है। हमने भी योजना बनाई है, मानते हैं किसान के लिए बहुत कुछ किया जाना और कुछ करेंगे भी। चाहे उनकी पेंशन से संबंधित बात आ, तो पेंशन का जो आप ऑब्जेक्टिव वही होता है कि 60 ईयर के बाद में ही आपको पेंशन दी जाती है और उसका कुछ कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, चाहे वो सरकार के द्वारा दिया जाए या उसका स्वयं के किसान के द्वारा दिया जाए। तो ये एक बात आई थी। दूसरी ये बात आती है जिस प्रकार से आपने वो कहा कि पूरे भारतवर्ष में 61 करोड़ के लगभग आपने जो वोटिंग जो परसेंटेज की, उसकी राष्ट्रपति जी ने उनकी प्रशंसा करी है। किस प्रकार से इन्होंने बढ़ चढ़कर वोट किया, गर्मी का मौसम था, सब कुछ होने के बाद में चुनाव आयोग का, पार्टियों का, सबका धन्यवाद दिया। सबसे पहले जितनी 78 जो महिलाएं आई, उन लोगों को कहा कि आपका प्रतिनिधित्व इस बार सबसे ज्यादा है और उनका सबसे ज्यादा नए जो 50% जो सांसद आए वो लोगों का धन्यवाद किया। और जितनी भी 5 वर्ष की जो योजनाएं हमारी थी, उन योजनाओं के बारे में बताया और भविष्य में हम क्या करेंगे 5 साल में उनको भी बताया। और 21 दिन के अंदर 20 दिन का जो कार्यकाल था उसके बारे में बताया कि हमने क्या क्या अचीवमेंट्स गवर्नमेंट ने किए हैं, उनके अंदर बताया गया। चाहे वो पेंशन से संबंधित योजना हो, किसानों से संबंधित योजना हो, चाहे स्कॉलरशिप से योजना हो या आगे की कोई डूइंग बिजनेस से संबंधित कोई भी योजना हो, उन सब के बारे में बताने का कोशिश करी है। जहां तक भंवर सिंह जी का ताल्लुक है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये जो विचार इनके हैं वो विचार चुनाव से पहले भी यही थे। ये मुझे लगता है कि आज भी ये चुनाव की मूड के अंदर बातें करें। आज चुनाव खत्म हो चुका है, कुछ दिन का कार्यकाल हुआ है, पीछे की बातें आती है वो बात अलग चीज है। लेकिन आपका जिस प्रकार से जनादेश दिया है, यदि हमने कुछ नहीं किया होता तो जनादेश कैसे मिलता? उस जनादेश का तो आप अपमान पुलवामा का धन्यवाद करो, पुलवामा। और आज कह रहे हैं पुलवामा पर धन्यवाद करो। आप मतलब आप आतंकवादियों की किस प्रकार से आप पैरवी करने की बातें कर रहे हैं? पुलवामा का धन्यवाद करो, वो होता नहीं तो वोट मिलते। मतलब आप सामने जो बैठी है उन्होंने खुद ने कहा है कि आप किस प्रकार से, देखो आप 3 तलाक का जो बिल है या हलाला से संबंधित बात है, क्या इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं उनको या समाज से हम निकालना नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं जितनी भी पार्टियां वो एक साथ जाजम पर आए और बैठे और जिस प्रकार की कुरीतियां इसके बारे में एक बिल लेके आए, और हम बिल लेके भी आएंगे, हम चाहेंगे कि सारी पार्टियां उसका सहयोग करे। इसी चीज पर नहीं है, चाहे रोजगार से संबंधित बात ना हो, चाहे अर्थव्यवस्था से संबंधित बात हो या और भी कोई बात, किसानों की पेंशन स्कीम है, ये मनमोहन सिंह जी ने भी लागू करी थी। मैं आपको बता दूं, उन्होंने किसान के लिए नहीं करी, उन्होंने गरीबों के लिए लागू करी थी। उसमें भी यही कंट्रीब्यूशन था, सेम। मेरे पास स्कीम है, लेबर डिपार्टमेंट के जरिए 55 रुपए वो जमा कराता था वर्कर, उसके बाद वो स्कीम फेल हो गई, फेल हो गई स्कीम। और यही इसका हल है। आज आप 18 से 40 साल के उम्र के व्यक्ति का जो पेंशन का पैसा देंगे तो 60 साल बाद दे दो। आप क्या मतलब पेंशन देने का? तो आपको ये तो नहीं दे दूंगा किसी आपको मालूम है इस बात का कि पेंशन इसकी पहले फेल हो चुकी, ये फेल हो चुकी पहले ही। मैं आपको फेल हुई हो, किसान को नहीं दी थी, असंगठित वर्कर को दी थी। और असंगठित वर्कर के लिए अभी भी लगी हुई प्रधानमंत्री पेंशन योजना, लेके जा रहे हो। पेंशन योजना कर दी व्यापारियों के लागू, कोई योजना लागू नहीं है, वही योजना कर दी किसान के लिए लागू, सेम है वो, कोई अंतर नहीं है उसके अंदर। को तकलीफ नहीं है, लेकिन ये तो आम आदमी को तकलीफ है। देखो जो ये क्यों दे रहे हैं, समझता नहीं है, उसको बना सकता है। हमको नहीं पता क्यों उनका कर क्या रही है, बोल क्या रही है? तो जनता ने खत्म कर दिया है। मोदी जी ये क्यों नहीं कहते कि टर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट लागू कर दिया देश में? खत्म करो आप 3 तमाम
आप कुछ भी नहीं है, आपकी टीम 2 सीट पे थे, आपकी 2 सीट पे पार्लियामेंट आए हैं, तो दो सीट से दबाते हो क्या हमें कि आपकी सीट नहीं है? अरे नीति आपके जैसे नहीं है हमारी, हमारे 2 सीट कौन सी नीति? वाजपेयी के जमाने में 2 सीट पर आगे थे, वाजपेयी भी हार गए थे, लगता है आपको भूल गए अपने दिन? वाजपेयी भी हार गए थे। हम तो सहानुभूति की बात करें, सहानुभूति की बात हुई, ये तो केवल सहानुभूति है, आज मोदी जी ने अपने गांव में वोट नहीं मांगे, सहानुभूति नहीं है, किसान राजी नहीं है, 3% किसान हर साल खेती छोड़ रहे हैं, 3% किसान हर साल खेती छोड़ रहा है, ये डाटा नहीं है, ये किसान ने डाटा है, तो 3% किसान हर साल खेती छोड़ रहा है, डिबेट उस चीज कितना किसान लेके आ रहा है? राजस्थान का किसान भी आपके समय केरला की बता दीजिए क्या आपकी, हमारे यहाँ आत्महत्या नहीं कर रहा किसान। अच्छा, हमारे यहाँ किसान आत्महत्या नहीं करता है। चले मैं आ रहा हूँ, फूलचंद जी कुछ कह रहे हैं बीच में अभी। मैं तो सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि 40 साल से ऊपर वाला जो किसान वर्तमान में है उसका क्या होगा? 1 मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, इसलिए बात है। 40 साल से ऊपर वाला जो किसान है और वो वर्तमान में जो 60 साल का किसान है उसको 500 रुपए पेंशन मिलती है, क्या 2500 रुपए केंद्र सरकार देगी? और अगर देगी तो कब से देगी? और वो जो बीच के गैप वाला किसान है वो क्या पेंशन से वंचित रहेगा? जो 40 से 60 के बीच वाला, करोड़ों लोग हैं। तो ये चीज अवगत कराए सरकार हमें, क्योंकि मेरे किसान ने जब हम जो बात करने जाते थे कि अपन इस सरकार को वापस क्यों ला रहे हैं, तो वो पहले तो एक बात कहता था कि मेरा बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा, कि क्यों कि मेरे को 3000 रुपए पर मंथ ये सरकार देगी, इसलिए मैं वोट दूंगा। दूसरा, मैं राष्ट्र को मजबूत करूंगा। तो 2 चीजों के लिए हमने मत दिए, तो क्या वो 40 से 60 वाला उस चीज को भूल जाए या 500 पे ही डिपेंड रहे, या उसका जीवन स्तर उठाने की कोई बातें इस सरकार द्वारा की जाती है, ये मैं जानना। अशोक सिंह जी जवाब देंगे। देखो, सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान का जो किसान है वास्तव में वो स्वावलंबी खुद है, वो खुद चाहता है कि मुझे किस प्रकार की एक खैरात के रूप में नहीं मिले। देखो बात ये आती है, जहां तक ये बात आती है, हमने उसको 6000 रुपए दिए, 2,000 रुपए दिए, इस हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, किसान का खुद गा रहा है, वो किसान ये नहीं पूरा आप अब 6000 रुपए हम दे रहे हैं, सामने बैठे सीमांत ये इनके ये आज ये बात आ रही है, जो बात अलग है। आप बताइए जो पेंशन 6000 रुपए खैरात में दिया जाता है, खैरात है तो फिर पेंशन को सुनिए ना, पहले खैरात की बातें अगर करते हो, खैरात मेरा हक है, वो खैरात नहीं कह रहा पेंशन मेरा हक है, मैं पेंशन मेरे हक को मांगने की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ खैरात की बात नहीं कर रहा। 1000 रुपए पेंशन बीज लाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, किसान कह रहे मुझे बीज के लिए पैसा दिया जा, मुझे खैरात के रूप में बात कर रहा हूँ पेंशन पे, वो पेंशन को भूल जाए या लेने की बात करे। ये सरकार तो है ना, जो पेंशन की बात तो करके आ रही है ना, आपके कई सालें सरकारें जा चुकी है, तो पेंशन की बात नहीं कर रही। 500 रुपए 200 रुपए आज वो 3000 पेंशन दे रही है राज्य सरकार के पेंशन दिया, ये 1.5 लाख चालू है पेंशन। और किसानों के लिए हम कह रहे हैं, किसानों के लिए बहुत कुछ काम, वो 3000 देंगे क्या सरकार देगी क्या? मेरे किसान को 3000 के लिए कहा ना, आप देंगे किसानों को? वो खैरात नहीं, मेरा हक चाहिए, क्योंकि मैंने राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है, मेरी मेहनत की कमाई की है राष्ट्र को, और जो रखा है मैंने, इसलिए मैं पैसे मांग रहा हूं। मैं किसान के स्वावलंबन की बात कर रहा हूं, किसान का बेटा हूं, मुझे बात करें आप होंगे, मैं भी किसान का हूं, मेरे भी खेती है, मुझे पता, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मैं काम करूं, मुझे एमएसपी के दाम चाहिए, मुझे हर चीजों में चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे यूरिया सस्ती मिलनी चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, आपने मेरे चने का पैसा दिया, आपने आप 1945 के लगभग रुपया 30 के लगभग खरीद तो नहीं खरीदा, किसान का क्या बाजरा नहीं खरीदा, 1 किलो लहसुन नहीं खरीदा आपने, अब 200 बिक रहा है। आप जो बात को डिबेट किया, चिल्लाइए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या विजन है सरकार का? देखो, मैं ये कह रहा हूं, आपको मैंडेट नहीं दिया गया, सरकार का क्या विजन है?
वो आया नहीं है, ये पीछे की बातें हो रही है। भविष्य में सरकार क्या करेगी? मैंडेट दिया, सरकार युवाओं के लिए नौकरी देगी उनको, किसान को आत्महत्या रोकेगी उनको, बोलोगे क्यों नहीं? ये देश का खत्म थोड़ी कर देगा दुनिया। आपको जनता ने बता दिया है, जनता को 3 सीट पर ला दिया। अरे मैं आप बताओ, ये जनता सोचने लग गई, आप जनता तैयार हो गई है। मतलब आपको देखिए पछता रही है, मैं कह रहा हूँ इतने दिन में आपको खड़ी होने को तैयार है। आप तो वैसे ही हैं, आपके विरोध में खड़ी होने को तैयार है। आप बच्चों के लिए काम कर रहे हो, लोगों ने वोट हमें दिया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को बर्बाद करने का काम कर रहे हो ना। आप ही की सरकार माइनिंग जो है अडानी को दे दी है ना। तो आप इतने पूंजीपतियों से कर रहे हो, तो पूंजीपतियों के साथ जाते कि फोटो क्यों खिंचाती थी? कोई नहीं, क्यों चाहते थे? आप कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, आपने कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। बंगाल में नहीं कर रहे, आपके कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। आप वेस्ट बंगाल में कोई अंतर नहीं है, आप मुश्किल करते थे। आप एजेंडा चाइना से एजेंडा लेके चल रहे हो आप। चाइना से क्या, इसलिए तो आपको गवर्नमेंट अमेरिका के गुलाम है। हम मुद्दे से नहीं, देश का हाल खराब हो गया। चलिए मैं नासिर जी के पास में एक बार फिर जाना चाहूंगा। मैडम एक बात और जानना चाहूंगा, सरकार ने विमेंस को लेकर के, चलिए ये तो आप एक पर्टिकुलर एक समुदाय से आप ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक महिला भी हैं आप। महिला किसी भी समाज, धर्म, संप्रदाय कहीं से भी हो सकती है। महिला की तकलीफ एक महिला समझती है। महिलाओं के उत्थान की बात कही जा रही है, उनके एजुकेशन की बात कही जा रही है, उनके एम्प्लॉयमेंट की बात कही जा रही है। उनको विभिन्न मोर्चों पर खास रूप से उन्हें तरजीह दी जा सके, नौकरियों में उन्हें स्थान मिल सके, ये एक पहल की जा रही है। ये सरकार का दावा है। जो हमने 5 साल किया वह एक निराशा से विकास की ओर लेकर के आने का माहौल था, और आगे भी महिलाओं को भरोसा करना चाहिए सरकार पे। पहली बात तो ये है कि जो 5 साल अभी बीत गए उसमें क्या किया गया हमें नहीं मालूम है कि महिलाओं का उत्थान हुआ है। अब वादा कर रहे हैं वो, तो वो करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जब एक पद पर कोई आसीन हो जाता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि अपने वो जो जनता है उसके लिए कुछ काम करे, चाहे उसने वोट दिया है या नहीं दिया है, लेकिन सब जनता के लिए, सबको किसी के साथ पक्षपात नहीं करके सबके लिए काम करना चाहिए। और अब अगर वो सोच रहे हैं कि वो महिलाओं के लिए काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं कि वो अपने वादे पे कितना उसको पूरा करते हैं जी। तो हम चलिए मैडम जुबेरी, मैं आऊंगा आप लोगों के पास में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में दिए गए प्रेसिडेंट के अभिभाषण की। हम आपको बताया कि अभिभाषण एक गवर्नमेंट का विकास का एजेंडा होता है, जिसमें बताया जाता है कि सरकार का विजन क्या है। यह एक लंबी परंपरा चली आ रही है, लंबे समय से चली आ रही है। संवैधानिक परंपरा है ये, जिसमें हम सब बंधे हुए हैं। एक बार फिर 17वीं लोकसभा के लिए महामहिम राष्ट्रपति ने सरकार का एजेंडा पेश किया है। वो चाहे महिलाओं से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे किसान का हो, चाहे युवा का हो, बेरोजगार का हो, तमाम पहलुओं को छूने की उसमें कोशिश की है। मैं एक बार वापस से भंवर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे, सरकार कोई भी हो उसका एजेंडा पार्लियामेंट में आता है और भविष्य की चिंताएं जो होती हैं उनका भी उसमें उल्लेख होता है कि हम ये कर सकते हैं, ये करने के लिए जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ने जो बात कही है उसमें साफ साफ कहा गया है कि 5 साल जो माहौल रहा वह एक विकास का माहौल रहा। हमने निराशा से विकास के माहौल में सरकार को लेकर के आए। मैं आपको बताऊं कि किसी भी देश का विकास मापने के 16 मापदंड है, और मोदी सरकार 16 की 16 में माइनस है। 16 की 16 में माइनस है, एक में भी प्लस नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे मुझे बता दे, उद्योग विकास बढ़ा है, खेती में विकास बढ़ा है, रोजगार में हुआ है कुछ, आम जनता की सुरक्षा में कुछ हुआ है। जितने पैमाने बैंकों के अंदर घोटालों के भरमार रही है, बैंक डूबे हैं, देश के आर्थिक जीडीपी दर घटी है ना कि बढ़ी है।
16 पैमाने हैं 16 देश को मापने के, वो 16 के 16 में मोदी सरकार माइनस है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कहां से सही हो सकता है? मुझे आप बताइए कैसे सही हो सकता है? राष्ट्रपति वही पढ़ते हैं जो सरकार उनको पढ़ने को लिख करके दे देती है। वो तो सरकार का एक एजेंडा है, सरकार का एजेंडा नहीं, उसमें राष्ट्रपति की कोई सोच नहीं होती। मैं आपको बता दूं, ये देश की एक परंपरा है, जैसे गवर्नर पढ़ता है ना, वो सरकार बनाती है। जो वर्तमान सरकार होती है वो एक पेपर बना के तैयार करती है, तैयार करके वो उसको पकड़ा देती है, उसको केवल पढ़ना है, उसको कोई मतलब नहीं है उसमें सच है झूठ है, हुआ है नहीं हुआ है। यही हालत राष्ट्रपति जी की भी है। कौन से पैमाने पर सरकार सही उतरी है? मेरे को एक एजेंट बता दे कि पिछले 5 साल में भारत की आर्थिक विकास दर घटी है, रोजगार पिछले 45 साल के निम्न स्तर पर पहुंच गया। इन्होंने डाटा इकट्ठा करना बंद, इन्होंने किसानों की आत्महत्या के डाटा इकट्ठे करने बंद कर दिए। ये सरकार ऐसी सरकार है। क्यों? इनकी हालत इतनी खराब है। ये अगर पुलवामा का अगर नहीं होता तो मैं आपको बताता हूं कि आज देश की तस्वीर कोई और होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इनको भी मालूम था, पर ये बहुत से लोगों ने पहले भी जाहिर कर दिया था। मैं एक बात जानना चाहता हूं, प्रतिपक्ष लगातार, अभी तो चुनाव हुए कोई ज्यादा लंबा वक्त भी नहीं हुआ, महीने 1.5 महीने का वक्त है, सरकार बने तो भी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। पुलवामा अटैक का जिक्र अभी किया जा रहा है, इलेक्शन के दरमियान भी किया गया था। देखिए ओपन फ्रंट था उस वक्त, मंच खुला था। आज तक मैं आपसे एक बात पूछूं, की पार्टियां नहीं बीजेपी नहीं, मैं आपसे बताया जाना चाहिए था इस देश में पुलवामा अटैक जो है महज एक गुमराह करने का रास्ता है, राष्ट्रवाद एक छदम राष्ट्रवाद है, उस समय बताया जाना चाहिए था। देखिए अब तो सरकार दे दी है, अभी तक जांच हुई है, मौका देना चाहिए। इतना बड़ा देश पे हमला हुआ, उसकी कोई जांच हुई कि इतना बड़ा आरडीएक्स कैसे पहुंच गया, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई है? कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, अभी आप देखिए रोजाना मारे जा रहे, कल भी 4 सैनिक मारे गए, पिछले 3-4 दिन में 12 सैनिकों की हत्या फिर हो गई है कश्मीर में। अब क्यों नहीं ऑपरेशन हो रहा है? अब क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोल रहे? अब क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है? अब हमारे देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं पाकिस्तान को क्रिकेट में हरा दिया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अरे शर्मनाक है ये तो। क्रिकेट एक खेल है जिसमें हार जीत किसी की भी हो सकती है, लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक करो ना, बेरोजगारी पे करो सर्जिकल स्ट्राइक, किसानों की आत्महत्या पे करो सर्जिकल स्ट्राइक, आज रोजगार देने के लिए करो सर्जिकल स्ट्राइक। उसमें नहीं कर रहे हैं, उसमें नहीं करेंगे, केवल देश को गुमराह करके वोट लेना है। अभी चंकी बुखार में कितने बच्चे मर गए, कैसे रो रहे हैं लोग, आप देखिए ना क्या हालत हो रही है। आप मीडिया जा रहा ना वहां, आज उस पर क्यों नहीं अटैक कर रहे? आज प्रधानमंत्री क्यों नहीं एम्स जैसे अस्पताल हर जगह खोल रहे हैं? क्यों नहीं बनाते एम्स जैसे अस्पताल? जो 3000 करोड़ की मूर्ति बनाई, अगर उसके जगह एम्स बनाते पूरे राज्यों में तो लोगों को कम से कम इलाज तो मिलेगा ना, उनको साधन। आज शिक्षा के केंद्र महिलाओं के लिए फ्री क्यों नहीं करते? आज महिला शिक्षा की अगर वास्तव में सरकार चिंतित है, मैं भूटान में गया, पूरी शिक्षा फ्री है भाई साहब, छोटा सा मुल्क है, पूरी शिक्षा फ्री है सबके लिए, पूरा इलाज फ्री है। तो भारत में क्यों नहीं हो सकता पूरा इलाज फ्री? भारत में क्यों नहीं हो सकती पूरी शिक्षा फ्री? जब आप इतनी बड़ी बातें करते हो कि हम बहुत बड़े देश को चलाने वाले हैं, तो भारत में क्यों नहीं शिक्षा फ्री? क्यों नहीं भारत में जो है आप फ्री कर सकते इलाज? करना चाहिए ना। देश का विकास इससे होगा, अगर शिक्षित होगा हमारा देश का नागरिक तो वो विकास करेगा। कुल मिलाकर क्या माना जाए? आपको लग रहा है शिक्षा का बजट घटाया इन्होंने, तो इस सरकार ने तो शिक्षा का बजट माइनस किया। आज गरीब का बच्चा डॉक्टरी नहीं कर सकता इस देश के अंदर, ये मैं दावे से कह रहा हूं आपको। अगर गरीब का बच्चा, मीडियम क्लास का भी 15-20 हजार रुपए कमाने वाले का बच्चा डॉक्टर बन नहीं सकता इस देश के अंदर, ये हालत पैदा कर दिया सरकार ने। और अभी जो इन्होंने नया बनाया सिस्टम, वो तो और खतरनाक बना दिया। अब तो गरीब आ नहीं सकेगा डॉक्टरी में, ये कब्जा हो जाएगा पैसे वाले लोगों का डॉक्टरी के ऊपर। ये हालत देश की बना रहे हैं लोग। तो कुछ आपको ये लग रहा है कि गरीबों के लिए कुछ नहीं होगा देश में, जो कुछ होगा पैसे वाले केवल वोट के लिए बेवकूफ बनाने का काम होता है और जो होता रहेगा। और आपको पता है अभी हम समीक्षा कर रहे हैं, 35-35 हजार एक वोट के पैसे दिए इन लोगों ने, इतना पैसा खर्च करा है एक वोट खरीदने का, इतना पैसा जो है चुनाव में खर्च किया गया है जिसकी हद नहीं है इस चुनाव के अंदर। लेकिन भंवर सिंह जी, ये तो समय के साथ में चीजों को अगर उस समय पब्लिक डोमेन में लेके आना चाहिए था, कमीशन को बताया जाना चाहिए था कि खूब बताया ना, चुनाव आयोग तो खूब पूरा का पूरा जो है इन्हीं के साथ बैठा था। उसको कहा गया कि आप पहले वीवीपैट की गणना करें, उसके बाद में आप गिनती करें, बाकी नहीं करें। उसने माना ही नहीं, वो मानने को तैयार ही नहीं है किसी बात को। आज जापान जो बनाता है हमारी ईवीएम मशीनें, आज जापान से बनी हुई है, आज जापान खुद बैलेट पे कराता है चुनाव। अगर वो मानते कि वाकई सक्षम है ये, तो वो क्यों बैलेट पे जाते? इतना एडवांस मुल्क है, आज जो है वो क्यों बैलेट पे जा रहा है? उसके यहाँ चुनाव बैलेट पे होता है। आज हमारे देश, अभी आप देखो कर्नाटक में चुनाव हुआ बैलेट से, लोकसभा के बाद साफ हो गई बीजेपी वहां पे, जबकि लोकसभा के अंदर जबरदस्त जीत के आई है और उसके अंदर साफ हो गई नगर निगम में एकदम मैदान साफ। तो क्या है ये? लोगों को डाउट क्रिएट हो रहा है ना कि आप बैलेट पे क्यों नहीं जाते। ऐसे यूपी में विधानसभा में सरकार बन गई इनकी,
और उसके बाद में जो निगम के चुनाव हुए, जो निकाय के चुनाव हुए, जो हुए वो बैलेट के दौरान उसमें साफ हो गए। अशोक सिंह जी से जवाब दिलवा देता हूं। अशोक सिंह जी, खैर देखिए, राजनीतिक अपने अपने दावे हैं, अपने अपने बयानबाजी है। सीपीएम को यह लगता है कि विकास होना चाहिए, देश का गुंजाइश बहुत है, लेकिन महज सब्ज बाग दिखाए जा रहे, धरातल पे कुछ हकीकत और है। देखो कि बात ये होती है कि सरकार की, एक मिनट और टोक देता हूं, इनसे सवाल पूछूंगा मैं। एक सवाल है मेरा, बताइए बताइए। पिछले 5 साल में अडानी की इनकम जो विकास हुआ 5000 गुना बढ़ी है, और पिछले 70 साल में अंबानी ने जितना पैसा नहीं कमाया उतना पिछले 5 साल में 35 अरब रुपया कमाया। भाई साहब, ये विकास तो जरूर, एक बात चले, मैं एक बार आपसे जानना इसका जरूर मानूंगा, अडानी और अंबानी का विकास हुआ है। मुकेश अंबानी पे सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, डाटा वैसा मेरे नहीं है, ये डाटा मैं सहमत हूं। मुकेश अंबानी, उसकी पूंजी जो 25 अरब थी ना 2014 में, वो 2019 में 55 अरब रुपए हो गई है। 56 अरब रुपए उसकी पूंजी हो गई। तो डाटा है सर, ये एक बिजनेस टाइकून है। नहीं, बिजनेस टाइकून नहीं है, सरकार किसी की भी रही। अरे साहब, ये पूरा का पूरा बिजनेस पे उनका कब्जा कर दिया अडानी और अंबानी का, हर क्षेत्र में उनका कब्जा है। मुकेश अंबानी का पूंजी का जो है ना, मुकेश अंबानी का बिजनेस है, कांग्रेस की सरकार रही हो, इतना नहीं बना भाई साहब। आप उसका डाटा पत्रकार है, आप अगली डिबेट और इसमें भी रख ले। चलिए, बढ़ गए, मैं मान रहा हूँ। ये पिछले 5 साल में जो बना 50 साल में नहीं बना उसका, ये मैं कह रहा है, या पूछ ले इनको। चलिए, अशोक जी जवाब देंगे इसका। देखो, कोई भी सरकार हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, और भी सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में हो, चाहे फ्लेक्सिबल योजना लेके आते हो, हमने सब कुछ लाने की कोशिश करी है। जिस प्रकार की उन्होंने कहा एम्स की बात करी, तो एम्स की आप खुद को देखेंगे कि आप 5 साल में जितने एम्स बने और कई सालों से पहले बने, उसकी संख्या में ज्यादा एम्स बन की संख्या आई है। जहां तक स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात आती है, तो स्वास्थ्य कहां का एम्स बने पिछले 5 साल में? किसके बताओ? एम्स में बता दूंगा आपको, कहां का बने बता दो, आप कहोगे जनता को पता लगे। दूंगा आपको। एम्स की काम है, जोधपुर में जो शिला रखेगी उसके बाद में हम लेके आए। जहां तक एम्स की बात आती है, एम्स के अंदर 50% से वृद्धि हमने करी है। आप कहेंगे तो मैं इसमें नेट पर चेक के बता दूंगा आपको कहां किएंगे, मेरे पास में डाटा भी है। ठीक है, जोधपुर वाली कह रहा हूं, उन्होंने नींव वहां रखी थी, बाकी की सारी सब करके आए। एम्स की संख्या जोधपुर कांग्रेस के वक्त है। मैं कह रहा हूं, आइए एक बात अलग कह रहा हूं, उसमें डेवलपमेंट जो जितने विकास की सारे काम, जयपुर में एम्स खुलना चाहिए था, खुला है। आपके कहने से खुलेगा, कहां के झूठ पड़े, क्या कहना होता है? मैं कोई व्यक्ति मैं देश का नाम बोलो, मैं कह रहा हूँ जयपुर में एम्स खोला है। आपको डिबेट करना नहीं है, डिबेट नहीं करनी, उनका जवाब चिल्लाना है, जवाब आने दीजिए, चिल्लाने के लिए सवाल का जवाब नहीं है। अरे क्या आप जवाब नहीं है ना? राजस्थान में एक सीट, सवाल कर रहा हूँ, मैं आम नागरिक, आप नकारात्मक कर रहे हो बात, विपक्ष का नागरिक के हिसाब से आए हैं, तो बहन जी आए, ये कर सकते हैं नागरिक के हिसाब से। आप मैं भी नागरिक के हिसाब से, जवाब सुनिए उनका, एक बार जवाब मैंडेट दिया, राजीव गांधी को दे दिया था, इंदिरा गांधी की जवाब से आप स्वीकार कर लिया ना आपने, अभी दिया ना उनकी बात, स्वीकार किया ना। मैंने ये तो कहा था आपको, अरे हमारे देश के साथ अभी आपकी यहाँ पे सहानुभूति पुलवामा के, ये सहानुभूति है। प्रधानमंत्री ने पुलवामा की मरे लोगों के नाम से वोट मांगे, फिर आगे पहली बार ये इसी प्रकार की नकारात्मक सोच के कारण हम चाहते हैं विपक्ष भी एक सॉलिड रहे, लेकिन इस प्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक बार जवाब आने दीजिए, एक बार जवाब आने दीजिए। हाँ, कई सारे सवाल खड़े हैं, जवाब दीजिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात आती है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे जिस प्रकार से हमने आयुष्मान योजना लेके आए, सरकारें कई योजनाओं ने प्रोजेक्ट किया है, वो कह रहे हैं सब आयुष्मान योजना को पूरे भारतवर्ष के अंदर हम लेके आएंगे। उसमें एक हमने 5 लाख का भी रखा। उसके अलावा आप कहते हैं कि एमबीबीएस की सीटें नहीं बढ़ाई, आपकी पीजी की सीटें नहीं बढ़ाई, मतलब आप मेडिकल खांचा कैसे कर दिया? आप एमबीबीएस और पीजी की सीटों की बात करते हो तो आप नीट की दौरान लगे और हमने सीटें बढ़ाने का भी काम भी किया है। जहां तक इन्होंने कहा कि आप चुनाव की आए वीवीपैट का आपने कैसे इस्तेमाल किया, वीवीपैट के लिए यदि आपको यह लगता था पहले चुनाव होगा बाद में आपकी उसकी गणना पहले होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। यदि सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च संस्था ने आपको मना कर दिया, उसके बाद में भी आप उंगली उठा रहे हो, तो आपका एक अलग चीज है। कल चुनाव आयोग ने मना कर दिया ना, मैं चुनाव आयोग करेगा, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी मना कर दिया ना कि हम इस पर करेंगे एक में, तो उन्होंने 5 पहले क्या चीज पोलिंग बूथ को करेंगे, विधानसभा के 5 अरे वो उसका सच्चाई है तो कितने क्या तकलीफ है? 2-3 लाख अगर आप करोगे क्या? में क्या तकलीफ? मैं चुनाव आयोग का तो एजेंट के रूप में तो हूं नहीं, मैं आपका एजेंट चुनाव आयोग से आया हूं, वो बन गया ना आपका एजेंट। आपने कहा कुछ नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ कहा इस बारे में, एक शब्द नहीं कहा। और आज आपके बात गांधी को मेरा तो है नहीं, आज सोनिया गांधी जी ने 6 बार मैच को थपथपाया है
किस मुद्दे पर? सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर उन्होंने कहा, महिलाओं की संख्या उस पर बढ़ा, और 4 अन्य बिंदुओं पर उन्होंने बेंच को थपथपाया है। तो मतलब उन्होंने तकात एप्रिशिएट किया है, तो आपके लोगों ने भी एप्रिशिएट किया होगा। लेकिन आप यहां बैठकर किस प्रकार की बातें करें, मुझे मैं बात कर रहे थे, क्यों? तो चुनावों में से आप वो बातें करते थे, वो बातें आज आप यहाँ जनता की समस्या आप कर रहे हैं। समस्या है कि उनका समाधान करेंगे, लेकिन आप गुमराह नहीं होगा। यदि आपको यह लगता है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, तो उसको खटकर में खड़े करना चाहिए। विपक्ष का भी काम है, लेकिन विपक्ष वही नकारात्मक नहीं करे। परेशान हो, वो लोकसभा में उनकी सीटें ही नहीं रह पाए, आप तो परेशान हो, जवाब नहीं रह पाए, और विधानसभा में उनकी सीटें नहीं रह पाए। गाड़ी आगे बढ़ाइए भंवर सिंह जी, आप रोक के मत, जवाब की गाड़ी आप आगे बढ़ाइए। अशोक जी, देखो किस प्रकार से बात चलती है। योगेंद्र जी, मैं कह रहा हूं, सरकारें होती है, सरकारें आती है, वो प्रयास करने का काम करती है। हमने 5 साल का जो हमारा जो मैनिफेस्टो बनाया, उसके अंदर दिए कि हमें कौन कौन सी चीज का प्राथमिकता से दे गया है। जिस प्रकार से जल मंत्रालय हमारा बनाया, वास्तव में पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार की समस्या पानी के लिए आ रही है, कई डिपार्टमेंट 6-7 डिपार्टमेंट थे, वो एक साथ उनका समायोजन नहीं था, उसका समायोजन करने की बात चल रही आ रही है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, बिशुलपुर जो पानी आता है, बिशुलपुर पानी के अंदर आप देखो कितना कम रहेगा, बरसात का रहना आ जाएगा तो एक बात अलग चीज है। उसकी एक समस्या आई, तो ब्राह्मणी जो नदी थी, उसकी डीपीआर भी हमने बनाई है, उस पर कर रहे हैं कि जो अधिशेष जो पानी रह जाता था, जो चंबल का, उस पानी को लाने का हम काम करने की बात करेंगे। ईस्टर्न जो कैनाल आ रही है, उस ईस्टर्न कैनाल का भी करेंगे कि पूरे राजस्थान के अंदर 13 जिले हैं और उसके 28 बांध के लगभग है, उसमें पानी आ जाए, तो एक सकारात्मक रूप में हम करेंगे। विपक्ष भी साथ में आए, मोदी जी खुद ने कहा पक्ष नहीं विपक्ष नहीं निष्पक्ष होंगे, वैसी बातें उन्होंने कही है, तो उसके हिसाब से हम करेंगे। आज आप देखिए 21 दिन के अंदर देख लीजिए किस प्रकार का हमने एक एजेंडा दिया, और 100 दिन का भी एजेंडा कुछ ही दिनों बाद में आ जाएगा। आप ये नहीं समझिए कुछ नहीं करे। आज राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार का कोई आज प्रतिनिधि नहीं आ रहा है यहां पर, लेकिन उनको भी बताना पड़ेगा। लेकिन अब बात यह आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया। तो स्टेट गवर्नमेंट में राजस्थान में, तो राजस्थान के अंदर ही कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन यदि सेंटर की आती है, तो उनको राजस्थान की गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, उस गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। जहां तक अब आती है कि जो किसान सम्मान निधि की बात आ रही है, जो 6000 के लिए वो किया हमने, लघु सीमांत थे पहले, हमने कहा कि सारे किसानों को जो राइडर था वो हटा दिया और सब किसानों को हम उसका देंगे। तो उसमें राज्य सरकार की दायित्व बनता है कि जो कैटेगराइज जो किसान है, उनकी किस प्रकार से जिनका सिलेक्शन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का मापदंड है, क्योंकि उनके पास पूरी मशीनरी उसकी चीज होती है। तो इसी प्रकार से आयुष्मान का भी है, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और भी जितनी भी योजना है उनका सबका काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। हमारा जो सहयोग रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसका सहयोग हम करेंगे। चाहे महिलाओं से संबंधित कोई भी अपराध से संबंधित मामला आता हो, तो सेंटर को लोग अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो वो भी अमेंडमेंट करेंगे। यदि आप अल्पसंख्यकों की जिस प्रकार से हमने स्कॉलरशिप बढ़ाई है, उसके बारे में हम करेंगे। और भी जो हमारे रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, मेड इन इंडिया का जो हमने जो 5 साल पहले दिया, उसको भी हम बढ़ाने की कार्यवाही करेंगे। जो ईज एंड डूइंग की जो बिजनेस में हमारा जो 71 के लगभग था, उसको हम ये चाहते हैं कि 50 के लगभग रेशो आना चाहिए। तो 6% की जैसे आर्थिक व्यवस्था बताई है पूरे भारतवर्ष के अंदर, उसमें हम चाहते हैं कि 4थे नंबर पर या 5वें नंबर पर भारत आए। और भी कई मैं आऊंगा आपके पास में। तो ये विकास का एजेंडे पे बात हम कर रहे हैं, जो सरकार की ओर से राष्ट्रपति के श्रीमुख से जो एक अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, उसके जरिए पेश करने की कोशिश की है। और पेश करने की एक परंपरा हमारे यहां पे है, जो संवैधानिक परंपरा उसे कहेंगे। लेकिन हमारे भी जो लोग बैठे हुए हैं, अभी उनमें जो राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, सीपीएम से भंवर सिंह जी, उनका कहना है कि भरोसा टूट रहा है लोगों का। फूलचंद जी का कहना है कि आज भी किसान को छलावा महसूस हो रहा है, छला जा रहा है उनको। चलिए मैं फूलचंद जी वापस आपके पास में आऊंगा। सरकार, बीजेपी, उनका साफ दावा है कि अब तक किसान को जो कुछ नहीं मिला वो पहली मर्तबा दिया जा रहा है। पेंशन की स्कीम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आपने सवाल खड़ा किया है कि ये बीच का जो गैप है, इसे कैसे पाटा जाएगा। क्या ये बीच की धुरी जो बनी हुई है, इन लोगों को पेंशन मिलेगी, कब से शुरू कर देंगे, ये अभी कुछ पेचीदगियां हैं जिनका आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहां एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि किसान की क्रॉप का जो मूल्य है, जिसे आप लागत मूल्य कहते हैं, उसको लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि उसे 1.5 गुना कर दिया गया है। अभिभाषण में भी है इस बात का जिक्र, उसे 1.5 गुना कर दिया गया है। किसान सेंटर्स खोल दिए गए हैं। जिन राज्यों में भाजपा थी, उन्हें किसानों में एक भरोसा जताया है। तो कुछ ऐसी चीजें तो कही जा सकते हैं कि जो दावा किया जा रहा है उसके आसपास है। नहीं, मैं तो सरकार से ये जानना चाहता हूं, क्या स्वामीनाथन कमेटी की संपूर्ण रिपोर्ट लागू करने का इन्होंने इसमें भी दावा किया है कि 90% से ज्यादा रिपोर्ट को लागू कर दिया। क्यों नहीं, वो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि
C2 से इन्होंने अभी तक हमारा समर्थन मूल्य लागू नहीं किया। और मैं तो ये डिमांड करना चाहता हूं कि मेरे किसान को खैरात नहीं चाहिए, पर अब तक जो मेहनत से हमने राष्ट्र को दिया उसका प्रतिफल तो किसान को चाहिए ना। दूसरी बात, मेरा किसान, मैं तो ये चाह रहा हूं कि इनको कुछ दे, हम लेने के आदि है ही नहीं। पर जो 70 रुपए पर मंथ नौकरी करता था वो इनकम टैक्स दारी है, और मेरा किसान उस टाइम जो इस देश की जीडीपी को सबसे ज्यादा बढ़ाता था वो आज भिखारी है। तो इनकम टैक्स दारी कब बनेगा? आज मेरे किसान की आय तक नहीं बता पा रहे ये कि मेरे किसान की आज आय क्या है, अरे 22 में क्या कर देंगे उसका एक आंकड़ा तो बताएं। एक 20 साल के गैप के किसान को एवरेज किसान की आय जो है मासिक 6500 रुपए एवरी फैमिली है। एक किसान परिवार जो है उसकी 6500 रुपए एक जनरल आय मान करके चल रहे हैं। किसी के परिवार की इनकम में ये न्यूनतम और उसको 13,000 रुपए कर देंगे, उसको 13,000 कर देंगे। 5 साल बाद महंगाई कितनी बढ़ेगी, क्या उसका जीवन उड़ जाएगा इससे? मैं सरकार से यही, इसलिए ही मैं इनसे डीजल का भाव रोज इसलिए ही इनसे वो 500 रुपए प्लस 2500 रुपए मांग रहा हूं, क्योंकि मेरे किसान की स्थिति 22 में भी ये 13,000 रुपए लाएंगे, वो आएंगे नहीं, तो इसलिए वो जी नहीं पाएगा। उसको जीने के लिए भी कहा जा रहा है कि सुविधाएं किसान को तब बढ़ा दी जाएंगी, सुविधाएं काफी दी जाएंगी। आप तो वो सुविधाओं का खुलासा करें, क्या वो क्या सुविधाएं देने जा रहे हो? जैसे आप सिटी में रसोई चला के 5 रुपए में नाश्ता 8 रुपए में भोजन दे रहे हो, मेरे गांव में जाके वो सुविधाएं उपलब्ध कराओगे क्या उसको जीने के लिए? अगर ऐसी कोई आपका विजन है तो वो खुलासा करें। हम आप पे भरोसा किया, 5 साल के लिए आपको बिठाया, अच्छी बात है। हम तो उम्मीद करते हैं कि किसान के साथ सरकार है, और मेरे उस 20 साल के गैप वाले किसान को भी वही पेंशन मिलेगी जो 40 साल बाद वाले को और 18 साल वाले को मिलेगी। ये उम्मीद करता हूं मैं इस सरकार। इसका मैं जवाब दिलवाऊंगा। मैं पहले एक बार फिर नासिरा जी के पास में जाना चाहूंगा। मैडम, एक बात जानना चाहूंगा, आप 3 भूमिका में हमारे साथ में, आप हलाला तलाक, इस पे भी आपने अपना बेबाक बयान दिया है। उसके अलावा महिला सुरक्षा, महिलाओं के विकास में भागीदारी, इसको लेकर के सरकार का दावा है कि महिलाओं में एक भरोसा जो टूटा हुआ था, एक निराशा का माहौल था, एक भरोसा पैदा किया है, और आज महिलाएं विकास की ओर अपना सहयोग कर रही हैं, विकास की धुरी बनी हुई हैं। तो एक भरोसे की बात की जाती है। कई बार यह कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है महिलाओं में, इस बात को लेकर काफी डिबेट होती है। 33% आरक्षण का जो जिक्र होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पा रहा, कि हर सरकार करती है। देखिए, जहां तक मैं जानती हूं, अभी तक मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की बुराई करूं, लेकिन जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं किए हैं। अब इन 5 सालों में वो क्या करेंगे ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन पिछले 5 सालों में महिलाओं ने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया है, और जब वो असुरक्षित महसूस करती हैं तो उनका विकास कहाँ होगा? और अगर उनके साथ जुल्म ज्यादती होती है, उनका शोषण होता है, तो जो लोग उनके प्रति उन पे हमला करते हैं या उनको तकलीफ देते हैं, उन लोगों को अगर सख्त से सख्त सजा दी जाए तो वो दोबारा इस तरह के कर्म नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि जो ऐसे मुजरिम हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है। तो हम महिलाओं के विकास की बात तो तब करेंगे जब हम पहले उन्हें सुरक्षित रूप से सुरक्षा दे सकें। तो अभी तक तो ये सरकार ने औरतों को सुरक्षा नहीं दी है। अभी आपको लगता है इनसिक्योरिटी है जी, और दुर्घटनाएं भी बढ़ती गई हैं। अब हमें नहीं मालूम कि इन 5 सालों में उनका क्या वो होगा, काम होगा, और किस तरह से वो अंजाम देंगे। सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा है। अशोक जी, सुरक्षा का दावा किया जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, एक निराशा के माहौल से, हताशा के माहौल से एक विकास के माहौल में जी रहे हैं। पूरे देश के नागरिक, महिलाएं भी उन्हीं में से शामिल हैं। लेकिन हमारे साथ में जो बैठी हुई हैं नासिरा जी, इन्होंने हलाला और तलाक, इसको कुप्रथा बताया कि जिस ढंग से पेश किया जा रहा है वो बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। सरकार के कदम में कदम सुर मिलाया इन्होंने कि बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है सरकार। लेकिन अभी भी महिलाओं में इनसिक्योरिटी इतनी है कि जिससे घर के बाहर भी निकलती हैं तो ये महसूस होता है कि कहां चली गई हैं, सुरक्षित लौटेंगी नहीं लौटेंगी, चाहे छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी महिला हो। एक आम माहौल जो है उस माहौल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है इस देश को।
ये बात सही है कि महिलाओं के प्रति जितने भी काम किए जाने चाहिए वो वास्तव में बहुत किए जाने चाहिए, बहुत किए जाने की बातें भी होती है। लेकिन ये बात ये है कि आप देखिए जिस प्रकार से आप 5 सालों में आप देखेंगे बेटी बचाओ बेटी अभियान की तहत किया गया, हरियाणा स्टेट के अंदर आप देखेंगे कि तो उसमें किस प्रकार से बेटियों का 872 के लगभग रेशो था और 933 के लगभग रेशो आप हरियाणा के अंदर आया। उसके अलावा आप राजस्थान की आप झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां भी रेशो बढ़ा है राजस्थान के अंदर। फिर आती है कि अब कानूनी रूप से हम क्या कर सकते हैं। कानूनी रूप से भी हमने बिंदु किए, जो 12 साल से कम बच्चियों का जिनका रेप होता था उनको एक फांसी का प्रावधान किया, और उसके अलावा जो 18 साल से कम या 16 साल के लगभग 20 के थे उसकी जो महिलाएं थी उसमें 10 साल का सजा का प्रावधान था उन बच्चों का, तो उसमें 20 साल का सजा का प्रावधान किया गया। बाकी जितने भी योजनाएं होती है, जिस प्रकार से आप जैसे कि सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात आती है, उनकी सिक्योरिटी की बात आती है, उसमें भी हमने प्रयास किए और वो प्रयास के किए जाने हैं। और स्टेट लेकिन अभी जो एक रेप कांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वहाँ पर वो मुजरिम जो है वो अभी तक पकड़ में नहीं आए। हाँ, ये बात आपने सही की, लेकिन वो सरकार है आज वर्तमान में हमारी सरकार थानागाजी पकड़े गए, कांग्रेस दूसरे कई केस कांग्रेस में 3-3 साल के बच्चों के भी उनकी वो उसका उत्तर दे सकते हैं कि इसमें कह रहे हैं कि आप एक कानूनी रूप से हम कैसे बांध सकते हैं, पुलिस प्रशासन को हम सतर्क किस प्रकार से कर सकते हैं, और एक अपने न्यायपालिका को किस प्रकार से हम उसमें दे सकते हैं जिसकी स्पीडली ट्रायल हो, उनकी संख्या बढ़ सके। इसके आधार पर हमने तय करने का काम किया है। यदि स्टेट गवर्नमेंट कहेगी, राजस्थान की गवर्नमेंट कहेगी, यदि सेंटर से है कि जो मुजरिम है उनको सबके सामने अगर सजा दी जाए तो कम से कम दूसरे लोगों को इसका डर, एक मैसेज जाना चाहिए। देखो किसी की विक्टिम होता है या और जो लोग होते हैं उससे सहानुभूति रखते हैं, वो वास्तव में चाहते हैं कि इस प्रकार की इसको सजा मिले, लेकिन जो जिस प्रकार से कानूनी बिंदु बने हुए हैं उसका हर चीज का एक पहलू बना हुआ है। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी, कोर्ट के द्वारा होगा, सब कुछ एक प्रोसेसर है। क्यों एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को ये राइट नहीं दिया जा सकता कि उसने गलत काम किया है तो उसको सजा आप दोगे। उसकी सजा का देने के लिए कोर्ट है, पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके थ्रू ही होगा। सरकारें उसमें ये प्रयास कर सकती है कि उसमें कठोर सजा कहा जाता है कि पुलिस जो है उन्हें संरक्षण प्रदान करती है जो मुजरिम है, ऐसा कहा जाता है। वो कहाँ तक सच है? वो जिस प्रकार से अलवर की जो आपकी घटना हुई है वास्तव में नहीं होनी चाहिए। एक राजनीति के संरक्षण के तहत उसका काम किया गया, एफआईआर देर से दर्ज करी गई। ये तो हम ही कह रहे हैं कि सरकार जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार है उनको इसको प्रयास करने चाहिए थे। क्यों ना एफआईआर दर्ज होती है? 30 तारीख को एसपी के पास जा रहे हैं, 2 तारीख को एफआईआर दर्ज हो रही है, फिर 4 दिन के बाद उसको खुलासा होता है, फिर बाद में अरेस्ट की कार्रवाई होती है। तो ये गैप होता है जो चुनाव के कारण से जो गैप हुआ वो एक कांग्रेस पार्टी के द्वारा गैप किया गया, उसका बेनिफिट लेने के लिए किया गया। ये बातें हम करते हैं, लेकिन आज उनका कोई प्रतिनिधि बात नहीं कर सकता। समय की कमी है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हमने चर्चा की है। बहुत सारे बिंदु हैं जिन्हें हम और छू सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने जिन बिंदुओं को लेकर के किया है, सरकार का दावा पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसका जिक्र किया गया है। आगे हम क्या कर सकते हैं वो मैनिफेस्टो की छाया साफ इसमें दिखाई देती है। एक भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है, जताने की कोशिश की गई है। तो नयापन हम ये कहें कि बिल्कुल राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई नई घोषणाएं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं। बजट का आप इंतजार करिए, ये महत्वपूर्ण सत्र कहा जा सकता है। और हम तो यही कहना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए दर्शकों के जो आवाज है उसके नाते कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है, पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट असेंबली हो, और उसमें ज्यादा से ज्यादा समय का प्रयोग सांसद जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपनी जनता की आवाज बन करके करें। वहां जनता के हित से जुड़े जो मुद्दे हैं उन्हें उठाएं, ताकि आपकी उपस्थिति का एहसास हो सके कि वास्तव में देश के इस पवित्र लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कोई आवाज उठ रही है, वो गरीब की, बेसहारा की, एक ऐसे व्यक्ति की कि जिसके लिए बिल्कुल वास्तव में आपको आवाज बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।